नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों या पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण के बारे में समझिए। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में ही बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ लोग पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण जो उस समय थे 4 भागों में बटे हुए थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। शूद्र का काम क्या था? सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उस समय शूद्रों को अनुष्ठान करने का कोई भी अधिकार नहीं था। इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसका नहीं था? वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था।
उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद, यज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन के बसने की जगह जनपद कहते थे पहले। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में आप देखिए। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला और उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास के क्षेत्र को। और जो पुराना किला दिल्ली के पास, और एटा के पास एक अतरंजी खेड़ा था। कहाँ था अतरंजी खेड़ा? एटा के पास, एटा जिला। पूछा करता है स्थान कभी कभी, कौन स्थान किस जिले में पड़ता है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उपजाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कैसे होते थे? धूसर और लाल रंग के उस समय के बर्तन। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, क्या कहते थे? चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। मानचित्र में देखिए कौन सा स्थान कहाँ पर है। देखिए तक्षशिला देख लीजिए, ये तक्षशिला है। यहाँ पे गांधार देखिए, ये है। कुरु देखिए, कुरु प्रदेश देखिए, ये कुरु है यहाँ पे। हस्तिनापुर देखिए, ये है। पांचाल यहाँ पे है। कौशल ये है। और वैशाली यहाँ पे है। और वज्ज यहाँ है। अंग ये है। मगध ये है। और राजगिरी ये है। कौशाम्बी ये है। अवंती ये है। देखिए सब सारी चीज़ें देख लीजिए। और नदियाँ दी हुई हैं। ठीक है, ये सारे मानचित्र में स्थल दिखाए गए हैं उस समय के। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद उस समय होते थे उनकी एक राजधानी भी होती थी। अधिकतरों की एक राजधानी है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधन की जरूरत पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे। देखिए राजा होते थे, अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी रखते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। नियमित वेतन देकर, कैसे? उनको वेतन भी मिलता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। कर, उस समय कर की क्या व्यवस्था थी? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी।
इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। सही बात है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे, टैक्स वसूलते थे। फसल पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उस समय के अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कितना? 1/6 भाग। अपनी कमाई का 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था, किसान लोगों को। कारीगरी के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी पड़ती थी। कृषि में परिवर्तन। उस समय क्या परिवर्तन हुए कृषि में, देखिए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला क्या था? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इस समय किसके बनने लगे? लोहे के। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ में परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब मगध के बारे में देखिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन बना? 16 महाजनपद थे पहले, और लास्ट में मगध नाम का सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना, जो आगे चला। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदी बहती थी मगध के आसपास? गंगा और सोन, याद रहे। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं। किसकी खदानें थी? लोहे की खदानें भी मिली थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन थे? 2 हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। ये मगध के शासक थे, महत्वपूर्ण। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। क्या था? महापद्मनंद। ये शासक के नाम है। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी थी। राजगृह जो थी मगध की राजधानी हुआ करती थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। राजगृह के बाद कौन सी राजधानी बनी? पाटलिपुत्र, मगध की। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक आ पहुंचा। कहाँ तक? व्यास नदी, भारत में व्यास नदी जहाँ बहती है वहाँ तक सिकंदर आ गया। जब उन्होंने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया है। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना थी। अब देखिए वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। वज्जी की राजधानी वैशाली, जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वहाँ पर गणतंत्र था। वज्जी में क्या था? गणतंत्र था। मगध में क्या था? राजतंत्र था।
गण या संघ में कई शासक होते थे। गण क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बात और बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह तय करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर, जिसको तुम आगे पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। एक जैन धर्म से, एक बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ का नाम है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था आज से। अजातशत्रु और वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे होंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। गण का मतलब देखिए। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है गण। और संघ क्या है? संघ अर्थात संगठन या सभा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब और देखिए, अन्यत्र कुछ देख लीजिए। अन्य जगहें उस समय क्या हो रही थी। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? बताइए।